सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई हम लोगों ने इमूवेबल प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड, तो हमने आपको बताया भी था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इंस्ट्रूमेंट में पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको तो इतना याद होगा कि नॉन इंस्ट्रूमेंट की बात, नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट की बात हुई, तो हमें टीपीए में जितना भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे वो नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अटेस्टेड बता दिया हमने आपको। अटेस्टेड में ये क्वेश्चन राइज हो जाता है, पूछ लेते हैं कि कितने विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता होना चाहिए मिनिमम 2 विटनेस होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक ये क्वेश्चन हो जाता है। रजिस्टर्ड कम ही आता है, नहीं आता, ना के बराबर है। अटैच टू अर्थ, ये वहीं पे मूवेबल बॉडी जब हमने बताया उसी में कवर हो गया, अलग से आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक्शनेबल क्लेम और नोटिस, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। एंड नाउ हमें एक्शनेबल क्लेम समझना है, बातें करनी है इस पे, और आज हम लोग कुछ केस लॉज भी देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट जितना हमारा हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एक्शनेबल क्लेम पढ़ा दूंगा उससे रिलेटेड, और भी सारी चीजें केस लॉज देख लेंगे आज टीपीए पे। भाई देखो, एक्शनेबल क्लेम ऐसा है कि 1900, ये तो 1888 का है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी 1882 है, 88 है, 1882। यस ठीक सर। है, तो 1882 का एक्ट है ये बना। 1900 में जाके कहीं थोड़ा सा अमेंड हुआ और तब एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में बदलाव हुआ। लेकिन हमें ये समझना है कि साहब 1900 पहले की चीजें क्या थी, एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा या डेफिनेशन क्या था। तो अगर हम 1900 पहले अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का पूरा आप नाम लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 1900। बोलो भाई। हालांकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले क्या था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के दौर में डेफिनेशन क्या है एक्शनेबल क्लेम की, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। लेकिन फॉर नॉलेज से यस, चलो ठीक है, देख लो। तो इसमें बेसिकली अमेंडमेंट के पहले ऐसा था कि भैया एक क्लेम विच अ सिविल कोर्ट, मैं सीसी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, अ सिविल कोर्ट which a civil court recognizes as affording ground of relief is actionable। अगर मैं यहां तक बात करूं सीधा सीधा, तो इसके कहने का मतलब है हर वो क्लेम, हर वो दावा जिसको एक सिविल कोर्ट ये रिकॉग्नाइज करती है, सिविल कोर्ट बताती है कि हाँ भैया ये कहीं ना कहीं एक्शन, ये एक्शनेबल है, इस पे एक्शन लिया जा सकता है, इस पे रिलीफ दिया जा सकता है। तो हर वो क्लेम अपने आप में एक्शनेबल क्लेम होता था। क्लेम विच सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइजेज एज अफोर्डिंग ग्राउंड ऑफ रिलीफ इज एक्शनेबल। तो कब एक क्लेम को एक्शनेबल कहा जाता था? हर वो क्लेम जिसको सिविल कोर्ट ये रिकॉग्नाइज कर दे, सिविल कोर्ट कहते हैं हाँ भैया ठीक है, ये क्लेम जो है ना वो एक्शनेबल है, इस पे रिलीफ सीख किया जा सकता है, इस पे रिलीफ लिया जा सकता है, ये एक्शनेबल है, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते थे। अब वो चाहे डेट हो, डेट में भी चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, या और भी कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें रिलीफ दिया जाना चाहिए सामने वाले को, हर वो चीज अपने आप में वो एक्शनेबल क्लेम होता था। लेकिन डेफिनेशन आने के बाद, मतलब ये अमेंडमेंट होने के बाद पैरामीटर चेंज हो गया। अब डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक नॉर्मल वे में बता देता हूं कि एक्शनेबल क्लेम किसे कहते हैं आम भाषा में। देखो साहब, ऐसा है कि हर वो क्लेम जिसके ऊपर आपको ये अधिकार है एक्शन लेने का सामने वाले के ऊपर, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। मतलब क्या हुआ साहब? मतलब ये हुआ कि देखो, जब भी आपका राइट इन्फ्रिंज होता है अमूमन, तो आपके पास हक है कि भाई आप कोर्ट में जाओ और उस चीज को या उस अधिकार को जो आपका हनन हुआ है, जिस अधिकार का जो इन्फ्रिंज हुआ है आपके राइट्स का, उसके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए कोर्ट में, और उसको उसके एवज में आपको रिलीफ, आप रिलीफ सीख करो, कोर्ट उसको देगी रिलीफ, अगर जायज रिलीफ होगा तो जो भी आपका बन पड़ेगा आप कोर्ट करेगी।
लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं ले सकते। सपोज कि अगर आप इस बैंक से लोन लो, और बैंक से लोन लेने के एवज में आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख दो बैंक वाले को, और कल को आप अगर ना दे पाओ लोन, तो क्या बैंक वाला आपके खिलाफ एक्शन लेगा? नहीं ले सकता। उसका रीजन ये है कि उसके पास आपकी प्रॉपर्टी है, वो एक्शन आप पे क्यों लेगा? वो सीधा सीधा वो बेच बाच देगा, आपकी प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा ले लेगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया उसको तो जो एक्स्ट्रा बनेगा वो आपको दे देगा वापस, खत्म बात। क्यों इतना परेशान होगा वो? इसीलिए तो मॉर्गेज में अब ऐसे थोड़ी आपके पीछे डंडा लेके पड़ेगा, कोर्ट में जाकर, नहीं साहब इनसे पैसे दिलवाओ, इनसे पैसे दिलवाओ। भैया वो क्यों ऐसे बोलेगा, क्यों एक्शन लेगा आपके खिलाफ? वो सीधा सीधा उठा के आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर कोई मॉर्गेज्ड लोन है तो इट इज नॉट एक्शनेबल, यानी कि बैंक कैन नॉट टेक एनी एक्शन बिकॉज बैंक इज हैविंग योर प्रॉपर्टी। बैंक को जो करना होगा आपकी प्रॉपर्टी के साथ करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। एक तो ये सिचुएशन होगी। दूसरी चीज है कि बैंक के पास कोई ग्राउंड नहीं ना एक्शन लेने का। और इसी का उल्टा अगर मैं कहूं तो हर वो चीज जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं। आलोक है, मान लिया आलोक को एक्स ने अपना मकान दे दिया किराए के तौर पे, आलोक टेनेंट बन के आए, रह रहे हैं। अब मिस्टर एक्स जो है इनसे किराया वसूल रहा है। अब मान लिया आलोक 1-2 महीने का किराया ना दे, तो बताओ वो बंदा उस किराए को वसूलने के लिए एक्शन ले सकता है कि नहीं ले सकता है? हाँ जी सर, मिस्टर एक्स ले सकता है। क्यों नहीं लेगा? उसका किराया लेके थोड़ी भाग जाएंगे। तो वो अपने किराए को रिकवर करवाने के लिए ही में अप्रोच टू द कोर्ट, ही में टेक एक्शन टू रिकवर द अरियर ऑफ रेंट, टू रिकवर द अरियस रेंट, है ना? तो इसको हम रेंट को क्या कहेंगे? जो रेंट एरियर है उसको क्या कहेंगे? एक्शनेबल क्लेम। तो मिस्टर एक्स इज हैविंग राइट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मिस्टर आलोक अगर मिस्टर आलोक फेल हो गए वो रेंट पे करने में। ऐसा तो नहीं है उस रेंट के एवज में आलोक ने कुछ गिरवी रखा था? बोलो भाई। इसी के एवज में अगर मान लिया प्लेज है कि भाई आलोक ने मेरे से पैसे लिए 5 लाख रुपया, और 5 लाख के बदले इन्होंने अपनी स्कूटी या कुछ और चीजें गिरवी रख दी मेरे पास, तो मैं, अब वो एक्शनेबल क्लेम नहीं, जो मैंने इनको लोन दिया है, डेट दिया है, वो तो सिक्योर्ड हो गया ना। अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्लेज उसको बोल दिया जाएगा। तो इस जब सिक्योर्ड हो जाती है डेट तो एक्शनेबल वो नहीं रह जाता। तो हर वो चीज जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, जिसपे मेरे क्लेम, मतलब कि एक ऐसा क्लेम है जिसके ऊपर मैं एक्शन ले सकता हूँ कोर्ट में जाके, उसको एक्शनेबल क्लेम कह देते हैं। अभी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना भाई? इसी तरीके से कोई एक मूवेबल प्रॉपर्टी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है जो मेरे कब्जे में नहीं है, सामने वाले के कब्जे में चली गई है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो मेरे कब्जे में, मेरे पोजीशन में नहीं है, वो सामने वाले के पोजीशन में चली गई है, तो उस पे भी, वो भी मेरा एक्शनेबल क्लेम होगा। अभी आपको समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लिया कि मैं ओला गाड़ी है, ठीक है। अब मैं अपनी ओला, मतलब मैं कार अपनी ओला उबर कंपनी को दे दिया। अब मेरी वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में नहीं है और मैंने दे भी दिया, है ना? लेकिन कल को मैं वो गाड़ी लेने का हकदार हूं ना, क्योंकि मेरी गाड़ी हो, मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ क्योंकि आई एम हैविंग द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी और इन दैट मूवेबल थिंग्स। तो ठीक है, वो मैं उस पर एक्शन ले सकता हूँ, मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ, मैं उसको ले सकता हूँ। तो इसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम को अगर मैं ऐसे बांटू, एक्शनेबल क्लेम आफ्टर 1900, तो एक तो इन्होंने डेट को शामिल किया है। अगर मैं डेट की बात करूं तो देखो, डेट में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बोल दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो 1930 के पहले ना, इमूवेबल यानी कि सिक्योर्ड बाई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होता था डेट, तो उसको भी एक्शनेबल क्लेम बोलते थे। लेकिन लेकिन अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलता, मतलब एक्शनेबल क्लेम नहीं बोलता। यानी कि अगर एक डेट है सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज, मॉर्गेज ही तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के द्वारा होता है ना। अगर एक डेट है सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है ना? डेट सिक्योर्ड बाई मूवेबल प्रॉपर्टी, सर वो भी नहीं है। तो यानी कि सिक्योर्ड डेट मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जो आपकी परिभाषा बोल रहा है, एनी डेट अदर देन ए डेट बाय सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज या बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में मैं प्लेज बोल दूं, इसको प्लेज कहते हैं और क्या, और इसको मॉर्गेज कह देते हैं। एक वर्ड आता है हाइपोथिकेशन, एक वर्ड आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन किसे कहते हैं साहब? देखो हाइपोथिकेशन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्शनेबल क्लेम में है, आया है तो आपको पता होना चाहिए। देखो प्लेज और हाइपोथिकेशन,
दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। क्या मैंने बोला भाई? प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित। प्लेज में क्या होता है कि एक्स मान लिया कि अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि उसके पास मान लिया कि लैपटॉप है। अब वो अपने लैपटॉप को गिरवी रख रहा है किसी साहूकार के पास, किसी सुनार के पास, उसको कुछ पैसे उसे चाहिए। तो वो जो लैपटॉप है वो उसका पोजीशन ट्रांसफर कर दिया ना, सामने वाले को पोजीशन चला गया और वो पैसे ले लिया, तो इसको हम प्लेज कहते हैं, ये आपको पहले से पता है। हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसका पोजीशन जो लोन देने वाला है उस पर ट्रांसफर होती नहीं है, उसका पोजीशन उसी के पास रहता है जो लोन लेने वाला है, बारोवर के पास। जिसकी सिक्योरिटी बारोवर रख रहा है लेंडर के पास, वो बारोवर के पास ही है। लेकिन बारोवर कहता है यार देखो, अगर मैं नहीं लोन दे पाया तो तुम पे ये हक है, तुम पे अधिकार है कि इसको उठा के लेके चले जाना। जनरली कार, स्कूटर, स्टॉक, ये सबको हाइपोथिकेशन पे लोन उठाया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ। एक कंपनी थी, जब मैं चेन्नई में काम करता था, तो वो कंपनी बनाती थी क्या, शूज। गाय के चमड़े का, भैंस के चमड़े का, शिप के चमड़े का, गोट के चमड़े का, बेल्ट, लेडीज बैग, जूता, ये सब चमड़े का। चेन्नई में बहुत ये कारोबार होता है, बहुत ज्यादा पैमाने पे। तो वो जो चमड़ा वमड़ा खरीदती थी कंपनी ना, थोड़े सा फाइनेंशियली वीक थी, तो उसके पास पैसे वैसे नहीं होते थे। तो लेदर उधर खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ना, वो एसबीआई से उधार लेती थी, लोन। और कंपनी ये कहती थी एसबीआई को कि देखो भैया, जितना हमारा हम आप हमें पैसा दे दो, और हम अपना रॉ मटेरियल खरीद के ले आते थे, कि खरीद के ले आएंगे, और हम बना बना के जूता उता बेचेंगे, जो भी बेचेंगे, जैसे जो पैसा आएगा वैसे हम आपको देते रहेंगे। क्या इसमें दिक्कत है? हमारे पास पैसा आएगा, हम आपको देते रहेंगे। तो इसको कहते हैं, ये चमड़ा उमड़ा जो है ना, वो हाइपोथिकेशन पे है, हाइपोथिकेशन क्रिएट किया है। ये चमड़ा कंपनी के पास है, कंपनी इसको यूज कर रही है। लेकिन इन एनी केस अगर वो पैसा नहीं दे पाई कंपनी ना बैंक वाले को, तो बैंक वाले को अधिकार है कि स्टॉक स्टॉक ना उठा के लेके चला जाएगा। इसीलिए हर महीने मुझे बनाना पड़ता था स्टॉक स्टेटमेंट। तो मैं बनाता था, वो बैंक वाला मांगता था हर महीने कि भैया देखे, अब वो तो नजर रखेगा इस पे, है ना। ऐसा नहीं कि आपने लोन ले लिया और वो भैया नजर रखेगा ना, कितना बिका आपका, कितना आपने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने जो पैसा उधार दिया कितना आपने इस्तेमाल किया, बेच बाच रहे हो नहीं बेच रहे हो, लेके भाग जाओगे, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हमें कैसे लोन दोगे भैया, तो ये तो फंसा रहेगा मामला हमेशा। उसका हक है भाई ना, ये अकाउंट अकाउंट देखने का। तो इसीलिए स्टॉक स्टेटमेंट हम लोग मेंटेन करते थे, और मैं बना के देता था। इसको हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। जिस चीज को सिक्योरिटी के तौर पे, जिस मूवेबल प्रॉपर्टी को रखी गई है, वो लोन लेने वाले के पास ही रहती है। लेकिन इन केस अगर वो लोन ना चुकता कर पाए, तो इस पे और साथ ही साथ जो इन पे इनकम जनरेट होगा, उस पे सारा हक लेंडर का आ जाता है। ठीक है, वो अपना मतलब अपने पैसे के बराबर इक्विवेलेंट में हक आ जाता है। मतलब सब कुछ नहीं आ जाएगा, तो उसका जितना बाकी है उतना ले लेगा, है ना, रिकवर करके बेच। दैट इज कॉल्ड हाइपोथिकेशन। अब उम्मीद करता हूँ आपको हाइपोथिकेशन समझ में आ। अब एक्शनेबल क्लेम में क्या कह रहा है? एक्शनेबल क्लेम में कह रहा है कि डेट, एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आएगा, एनी डेट। वो कह रहा है एनी डेट अदर देन, वो कह रहा है अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, ए डेट सिक्योर्ड बाय प्लेज या हाइपोथिकेशन। यानी कह रहा है कि एक ऐसा डेट है, अगर हाइपोथिकेशन से सिक्योर किया गया है, प्लेज से सिक्योर किया गया है, मॉर्गेज से सिक्योर किया है, तो उसको हम एक्शनेबल क्लेम कहेंगे। एक ऐसा डेट है जो गिरवी गिरवी उस पर सिक्योरिटी के वजह में कुछ नहीं दिया गया, तो वो डेट हो जाएगा, मतलब तो वो एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे रेंट वाला मैंने आपको बता दिया, आपने किसी को ऐसे ही उधार दिया, गिरवी में कुछ नहीं लिया, आप बदले में उससे कुछ नहीं लिया, तो आपने जो डेट दिया है उसको, डेट इज समथिंग, व्हाट डेट इज समथिंग दैट यू हैव जस्ट गिवन सम मनी टू अदर पर्सन, और बदले में आपने उससे या तो सिक्योरिटी ली है या तो नहीं ली है। डेट मतलब क्या होता है कि एक 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 अमाउंट जो ड्यू है। डेट का मतलब क्या होता है, एक सम ऑफ मनी, एक पैसा, एक उधार, मतलब आपने उधारी सामने वाले को दिया है, एक पर्सन के द्वारा ड्यू है और दूसरे के द्वारा एक्चुअली उसमें बहुत सारे। अच्छा, डेट में यहाँ पे सिर्फ जो दो चीजें होती है, एक ड्यू एक अदत्त हो गई है, ड्यू हो गई है।
ड्यू का इन द सेंस कि हाँ भैया अब आपको देना है पैसा। एक होता है कि फ्यूचर में ड्यू होता है, इमिडिएटली ड्यू होता है जो फ्यूचर में ड्यू होगा, तो उसमें उसको भी डेट हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम। तो दोनों जो ड्यू हो गए हैं, जो मिच्योर होगा फ्यूचर में, जो फ्यूचर में पेबल होगा, उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं डेट में यहाँ पे। तो दोनों को एक्शनेबल क्लेम आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट यहाँ पे कह रहे हैं कि एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है आपका, नॉट इन पोजीशन, जो आपके पोजीशन में नहीं है, नॉट इन पोजीशन, आपके पोजीशन में नहीं, मतलब कि यू आर हैविंग नाउ, आपके पास अधिकार है, एक्शन ले सकते हो सामने वाले के अगेंस्ट, तो उसको बोल सकते हो कि ये एक्शनेबल क्लेम है। अभी आपको समझ में आया? एक्चुअली या तो आपके पोजीशन में नहीं है, या तो कंस्ट्रक्टिवली जो क्लेमेंट है जो कह रहा है कि मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम है, तो उसके पोजीशन में वो चीजें नहीं है, उसको हम लोग कह देंगे, है ना भाई। तो अब तीसरी चीज क्या है? विच द सिविल कोड, जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे फिर कहता है विच द सिविल कोड रिकॉग्नाइजेज एज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ। तो ये तो चीजें फुलफिल होनी चाहिए एक्शनेबल क्लेम में। साथ साथ तीसरा ग्राउंड क्या है कि सिविल कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, हाँ भाई ये कहीं ना कहीं रिलीफ का ग्राउंड बन रहा है ना, कि हाँ भाई ये चीज ऐसी है तो रिलीफ चाहिए चाहिए, मतलब कि अगर एरियर ऑफ रेंट है तो लैंडलॉर्ड का रिलीफ बनता है इससे, तो अगर सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज कर रही है उसको, तो उसको भी एक्शनेबल क्लेम कह देंगे। साथ ही साथ ये होना चाहिए भी कंडीशन फुलफिल। दूसरा, वेदर सच डेट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस, एक्रूइंग, कंडीशनल या कंटिंजेंट। तो कह रहे हैं चाहे ये डेट और चाहे वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो मूवेबल प्रॉपर्टी में है, वो चाहे एग्जिस्टेंट में है, चाहे मतलब मौजूद अभी प्रेजेंट में है, चाहे वो एक्रूइंग है या एक्रू होगा फ्यूचर में, कंडीशनल है, कंडीशनल इन द सेंस की चीजें हो भी सकती है इस कंडीशन पे, नहीं भी हो सकती हैं, या कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि एक फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है कंटिंजेंट, वो चीजें हो भी सकती हैं, वो चीजें नहीं भी हो सकती, है ना। तो एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आ गई भाई? एक तो डेट अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड आप बोल देना, अनसिक्योर्ड एक लाइन में, अनसिक्योर्ड डेट। दूसरा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, कोर्ट रिकॉग्नाइजेस एज ग्राउंड ऑफ रिलीफ। चौथा, वो डेट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट बीआई में लिख दे रहा हूँ, वो एग्जिस्टेंस में हो या एक्रूइंग हो या कंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल भी हो सकती है या कंटिंजेंट हो सकती है, चारों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ चीजें हैं जो एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा में शामिल हो सकती हैं, आ सकती हैं, उसको एग्जाम्पल आपको लिखना है। जैसे एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या चीजें आ गई, जैसे पहले तो मैंने अभी अभी बता दिया एग्जाम्पल में, अरियर ऑफ रेंट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? क्लेम फॉर रेंट टू फॉल ड्यू इन फ्यूचर फॉर इट एज एन एक्रूइंग डेट। तो कह रहा है कि बेनिफिट क्लेम फॉर रेंट, क्लेम फॉर रेंट टू फॉल ड्यू इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई रेंट ड्यू होगा, तो वो भी कह रहा है वो भी एक्शनेबल क्लेम में किया जा सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि वो एक्रूइंग नेचर का भी हो सकता है, कि एक्रू होगा धीरे धीरे, एक्रू का मतलब जमा होते रहेगा, आगे बन जाएगा आपका रेंट। जैसे आप रह रहे हो मेरे मकान में, तो आगे एक्रू तो होगा ही होगा वो। बेनिफिट ऑफ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ गुड्स इन ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको तो छोड़ दो आप। ए शेयर इन पार्टनरशिप,
शेयर इन पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप किया, उसने कहा भैया 40% मेरा 60% तुम्हारा, और इस तरीके से आपने कैपिटल लिया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो जो पार्टनरशिप में आपका शेयर है ना, वो भी एक्शनेबल क्लेम है आपका। कल को अगर वो नहीं देगा, सामने वाला आपको वो शेयर नहीं देगा, तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। वो आपका जो क्लेम हो, दावा है, वो आपका हक है ना उस पर 40% पे, 40% पे। तो शेयर इन प्रॉफिट पार्टनरशिप भी एक तरीके से एक्शनेबल क्लेम होता है। राइट टू रिसीव मनी फॉर लाइसेंस गिवन टू अनदर टू रिमूव बार्क फ्रॉम द लाइसेंस ट्रीज, ठीक है। यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज, बाकी ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, ये सब नहीं समझ में आया। राइट टू प्रोसीड्स ऑफ द बिजनेस, ये राइट टू प्रोसीड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड अमाउंट पेबल, पीएफ जो फंड होता है आपका, अगर वो पेबल हो गया है, प्रोविडेंट फंड अमाउंट पेबल, जैसे आप किसी कंपनी वंपनी में काम कर रहे हो, आपका पीएफ जमा हो रहा है, तो वो भी तो आप ही का, आपका हक है ना, वो भी आपका क्लेम है उसके ऊपर। उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। पीएफ अमाउंट भी एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है कि आप अगर रिटायर हो गए, प्रेजेंटली तो नहीं बोल सकते कि उस पर वो एक्शनेबल क्लेम है। जैसे आप जब तक काम करो, पीएफ का क्या होता है, वंस यू गेट रिटायर्ड, तो देन यू आर हैविंग द राइट टू अमाउंट ऑफ पीएफ। पीएफ अमाउंट पे आपका हक तभी आता है जब आप रिटायर हो जाते हो, रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट आपको मिलता है। जैसे ही आप रिटायर हो गए, तो आफ्टर रिटायरमेंट फिर आपके लिए वो एक्शनेबल क्लेम हो गया, आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये एक दो बार आया है, कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट। लिमिटेशन एक्ट में आप एक सेक्शन पढ़ते हो, सेक्शन 18 एक्नॉलेजमेंट करके है। एक्नॉलेजमेंट मैं आपको समझा देता हूँ, एक्नॉलेजमेंट किसे कहते हैं। जब एक आदमी दूसरे आदमी का लोन बाकी होता है ना, जैसे मान लिया कि ए बी का लोन बाकी है, पैसे लिया था 1 लाख रुपया ए बी से, तो इसकी लिमिटेशन पीरियड होगी बी के पास की, इसके खिलाफ, ए के खिलाफ कब जा सकता है, वो सूट दायर कर सकता है, लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा। लेट से 1 साल आपने पढ़ा कि भाई बी इज हैविंग द राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट मिस्टर ए, और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है बी के पास लेट से 1 साल का है या 2 साल का है, चलो मान लिया कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोन वाला 2 साल अमूमन होते हैं, 2 साल का टाइम। अब मान लिया वो 2 साल एक्सपायर हो गए, अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म, यानी कि बी अब सूट नहीं दायर कर सकता। लेकिन उसके बाद भी ए बड़ा शरीफ था, मान लिया एक्नॉलेज कर रहा है उस चीज को, बी को कह रहा है यार चलो मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुमसे कि मैंने तुम्हारा पैसा लिया है। और एक्नॉलेजमेंट मतलब कि क्या होता है ना, कि वो इंश्योर करना चाहता है कि यस मैंने तुमसे पैसा लिया था, और मैं आज एक एक्नॉलेज करता हूँ कि मैंने तुमसे पैसा लिया था आज की डेट में। तो जिस दिन वो एक्नॉलेज करेगा ना, फिर उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको लिमिटेशन एक्ट में बताया गया कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसको फ्रेश मिल जाएगा। तो जैसे एक्नॉलेजमेंट किया, वो दिया चिट्ठा, हाँ यार ठीक है मैं इंश्योर करता हूँ। अब एक्नॉलेजमेंट में ये नहीं कहा जाता कि वो इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा, कुछ नहीं बोलता। एक्नॉलेजमेंट में बस इतना एक्नॉलेज किया जाता है कि हाँ मैंने तुमसे लोन लिया था, मैंने तुमसे पैसा लिया था, अब इस डेट से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए, ताकि आगे जाके सूट दायर कर सके। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है ना, वो भी एक तरीके से एक्शनेबल क्लेम है मिस्टर बी के लिए। एक प्रूफ रहता है कि हाँ मिस्टर ए ने इससे लोन लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि भाई ये सब एक्शनेबल क्लेम है या नहीं। तो बेसिकली एक्शनेबल क्लेम में कोई सिक्योर्ड चीजें नहीं होती हैं। सिक्योर्ड होती तो आप क्यों एक्शन लोगे, तब तो आप अपना पैसा रिकवर कर ही सकते हो। बेसिकली ये मनी से रिलेटेड है एक्शनेबल क्लेम। देखो एक्शनेबल क्लेम को ना तो मूवेबल प्रॉपर्टी के में रखना, ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखना, ठीक है। तो ये बस ऐसे दे दिया कि ये अनाथ था समझो एक्शनेबल क्लेम, तो चलो भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में प्रूव और चलो हम तुम्हें डाल देते हैं, लास्ट में एक्सरसाइज डाल दिया और यहाँ पे परिभाषा बता दी। बाकी इसमें ये मत दिमाग लगाना एक्शनेबल क्लेम क्या है सर, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है ये ना, कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है, एक अधिकार है बस, एक राइट। एक्शनेबल क्लेम क्या क्या नहीं होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिक्री, डिक्री एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। जैसे मान लिया कि मेरे क्षितिज के अगेंस्ट में एक डिग्री पारित की गई, मेरे फेवर में एक डिग्री पारित की गई। डिग्री में लिखा था कि भाई मुझे क्षितिज से 1 लाख रुपए लेने हैं।
तो अब वो डिक्री एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। राइट टू सू फॉर अकाउंट्स, राइट टू सू फॉर अकाउंट, राइट टू सू फॉर अकाउंट and to recover money which might be found due on taking accounts from an agent। तो आपका अकाउंट, राइट टू सू फॉर अकाउंट, अकाउंट के लिए जो सू यानी कि सूट लाने का अधिकार है, वो राइट भी आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है, वो मेरली एक राइट है, बस आप सूट ला सकते हो। राइट ऑफ ए पर्सन टू रिकवर डैमेजेस, राइट ऑफ ए पर्सन टू रिकवर डैमेज। अब मान लिया कि आपका कोई नुकसान कोई आदमी कर देता है और उस डैमेज के अगेंस्ट में आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके खिलाफ सूट ला सको, तो जो राइट है पर्सन का सूट लाने का, डैमेज के लिए रिकवर करने का, डैमेज रिकवर करने का मॉनेटरी टर्म में या किसी और टर्म में, वो सिर्फ आपका राइट है, वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ठीक है, उसको आप एक्शनेबल क्लेम नहीं है। मिसने प्रॉफिट, राइट टू मिसने प्रॉफिट, मिसने प्रॉफिट आप पढ़ लियो। तो मिसने प्रॉफिट से रिलेटेड जो आपके अधिकार है, राइट है, वो भी एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, वो बस मेयर एक राइट टू सू है, आप मिसने प्रॉफिट है, ठीक है, आप सूट फाइल कर सकते हो, बस वो एक्शनेबल क्लेम नहीं। इसी तरीके से राइट टू रिकवर प्रॉफिट फ्रॉम को शेयरर, राइट टू रिकवर प्रॉफिट फ्रॉम को शेयरर, को शेयरर आपका जो है सह भागी जो है, उससे प्रॉफिट रिकवर करने का अधिकार, वो भी आपका एक्शनेबल क्लेम नहीं है। कॉपीराइट एक्शनेबल क्लेम है या नहीं है? कॉपीराइट भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी डेट है सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज, डेट सिक्योर्ड बाई मॉर्गेज, तो जो सिक्योर्ड डेट है उसको हम एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी में नहीं रखते, उसके ऊपर आप क्या एक्शन लोगे, उसके ऊपर तो ऑलरेडी आप सामने वाले ने प्रॉपर्टी आपको दे दिया है, तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते, आप प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रोसेस कर सकते, ठीक है। दूसरा वाला, इसका जो दूसरा पोर्शन था कि कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में जो आपके पोजीशन में नहीं है, तो राइट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट या राइट ऑन सर्टेन कंडीशंस टू कॉल फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट बेनिफिशियल इंटरेस्ट। जैसे मान लिया कि मेरे और क्षितिज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया क्षितिज, मैं कार खरीदता हूं और आप चलाओ, जो पैसा आएगा मिल बांट के खाएंगे। क्या मैंने बोला कि भाई एक कार मैं खरीद रहा हूं और चूंकि तुम जानते हो चीजों को, तुम चलाओ और मिल बांट के पैसा अपना खाएंगे हम, तुम्हारा जो रोज का होगा ले लेना, बाकी हमें दे देना यार, मेंटेनेंस वेंटेनेंस का। अब वो प्रॉपर्टी मैंने खरीद के, है मेरी वो कार, मैंने खरीद को इनको दे दी, एक इनके मेरे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब उस प्रॉपर्टी से क्षितिज बेनिफिट अराइज कर रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट आ रहा है वो मेरा भी तो उस पर हक है ना, मेरा भी राइट है। और कल को क्षितिज उसमें से मेरे मुझे ना दे, तो बताओ वो मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम है कि नहीं? यस, मैं एक्शन ले सकता हूँ इनके खिलाफ। तो एक्शनेबल क्लेम का जो दूसरा पार्ट था कि कोई डेट या बेनिफिट अराइजिंग इन मूवेबल प्रॉपर्टी, एक मिनट, ये एक एग्जांपल आप कह सकते हो कि बेनिफिट अराइजिंग इन द मूवेबल प्रॉपर्टी। और हमेशा ऐसा होगा कि जो क्लेमेंट है, जो कह रहा है कि मेरा एक्शनेबल क्लेम है, उसके पास वो, उसके पोजीशन में प्रॉपर्टी नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया क्षितिज का, तो वो कार मेरे पास नहीं, वो कार क्षितिज के पास है, वो चीज मेरी, अब वो मेरे पोजीशन में नहीं है, लेकिन उससे जो बेनिफिट अराइज हो रहा है उसमें मेरा हक है, राइट है, वो मेरा क्लेम है, मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ। और नहीं ये देंगे मुझ पे, तो मैं इन पे एक्शन ले सकता हूँ, इनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, कोर्ट में जा सकता हूँ, सिविल सूट दायर कर सकता हूँ। अभी आपको समझ में आया? तो एक्शनेबल क्लेम में मिला जुला के हमने क्या पढ़ा? डेट, अनसिक्योर्ड डेट, जो अनसिक्योर्ड डेट है वो एक्शनेबल क्लेम होता है। कोई भी बेनिफिट अराइजिंग इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी जो क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है, वो एक्शनेबल क्लेम हो सकता है। और साथ ही साथ अपवाद इसके पढ़े, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या पढ़े कि भैया डेट में अगर मॉर्गेज डेट है, अगर प्लेज वाला है, अगर वो हाइपोथिकेशन है, तो वो फिर एक्शनेबल क्लेम नहीं होगा। बोलो भाई, तीन एक्सेप्शन याद रहेंगे कि नहीं आपको?
ठीक है। तो सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट, कोई पूछे एक्शनेबल के लिए में सिक्योर्ड डेट कवर होता है अनसिक्योर्ड, तो आप बोलोगे अनसिक्योर्ड डेट कवर होता है। ये आप चीजें याद रखिए। तो आज इतना ही रहने देते। हाँ ज्ञानेंद्र बताइए। जैसे आपने बताया ना कि एक्शनेबल क्लेम है अगर कोई आपका पेमेंट नहीं करता, जैसे आपने क्षितिज वाला एग्जांपल दिया, ठीक है। तो उसमें जो एक्नॉलेज आपने थोड़ी देर पहले बताई थी, तो एक्नॉलेज किस तरीके की होनी चाहिए? मतलब उसका कोई प्रूफ होना चाहिए कि अगर ओरली भी बोल रहा है तब भी वो एक्नॉलेज मानी जाएगी? नहीं, एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। जब आप लिमिटेशन एक्ट में पढ़िएगा तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा साइंड और राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। लिखित उखित में उसका कुछ औचित्य नहीं है। आपका जो एक्नॉलेजमेंट सामने वाला दे रहा है, जो आपका बकाया पैसा बाकी है, वो राइटिंग में दे रहा है, साइंड करके दे रहा है, साइन होनी चाहिए, तो एक्नॉलेजमेंट माना जाए। फिर वहां से लिमिटेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा नया फ्रेश, जैसे वो एक्नॉलेजमेंट देगा। ओके। सेक्शन 18 लिमिटेशन है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सेक्शन 18 से भी आते जाते रहते। चलो भाई ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।